अंग्रेज ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हिंदुस्तान में तोप बने, मिसाइल्स बने। टीपू सुल्तान ने आखिरी कोशिश कर ली, बस उसके आगे कुछ नहीं। अब उनका काम हथियार बनाना नहीं रह गया। अब तक तो वो आर्मी का हथियार बना रहे थे, अचानक से वो अब क्या बना रहे हैं? कढ़ाई, तवा, मतलब चिमटा। पसमानदा। आमतौर पे लोग सवाल करते हैं कि पसमानदा समाज क्या है, बैकवर्ड कास्ट कैसे बनी। बहुत सी बातें होती हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि बैकवर्ड कास्ट का कंसेप्ट जो है वो हजारों साल पुराना है। बहुत से लोगों को लगता है कि वो अंग्रेजों के बाद आया। बहुत से लोगों को लगता है कि वो सल्तनत पीरियड के अराउंड आया। अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो आपको हिस्टोरियन नजर आएंगे वो ये कहते हैं कि बैकवर्ड कास्ट, ये कास्ट का जो प्रेजेंट में जो हमारे देखने का नजरिया है वो है जो अंग्रेजों के जमाने में पैदा हुआ। अगर आप देखें तो 2011 का एक पेपर है, पद्मनाभ समरेंद्र, एक मशहूर सोशल साइंटिस्ट हैं, जामिया में पढ़ाते हैं, उन्होंने लिखा है। तो उसमें उन्होंने भी यही आर्ग्यू किया है कि जो कास्ट को देखने का हमारा नजरिया है, जो उसकी डेफिनेशंस हैं, वो सब बेसिकली अंग्रेजों की वजह से हैं। लेकिन पसमानदा या बैकवर्ड कास्ट कोई कास्ट क्यों हुई? तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा, आप अपने जमाने के हिसाब से एक बार सोचिए। आप में से ज्यादातर लोग शायद उस उम्र के हों जिन्होंने के सबसे पहले ये देखा हो कि लाइनमैन होता था टेलीफोन का। लाइनमैन टेलीफोन का एक बड़ा इज्जतदार आदमी होता था, भले ही पोस्ट छोटी होती थी, क्योंकि सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ फोन होता था और फोन खराब हो जाए तो उसे सही करना होता था, तो आमतौर पर उसका हफ्ता भी बंद होता था। तो वो जो लाइनमैन हुआ करता था उसकी काफी इज्जत होती थी, लोग उससे बिगाड़ते नहीं थे क्योंकि वो फोन खराब कर सकता है। उसका बड़े लोगों के यहाँ उठना बैठना था क्योंकि बड़े लोगों के ही फोन थे। उसके बाद अचानक से सन 2002 के आसपास आप देखते हैं कि एक क्रांति आती है और मोबाइल फोन आने लगते हैं। अचानक से लैंडलाइन फोन खत्म हो जाते हैं। अब ये जो एक आदमी है जो इतनी इज्जतदार पोस्ट पर बैठा है, मतलब जिसकी इज्जत थी, अचानक से उसकी ये सारी की सारी इज्जत खत्म हो जाती है। अब वो एक बहुत ही छोटे दर्जे का मुलाजिम रह जाता है। अब आपको मैं दूसरा एक एग्जांपल दूंगा। यही चीज आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने पीसीओ एसटीडी पीसीओ लिखा होता था, बूथ आपने भी देखे होंगे, लोग खोलते थे, छोटे शहरों में बड़े शहरों में खोलते थे, उनका रोजगार होता था। अचानक से मोबाइल आए, वो सब बंद हो गए। वो लोग इज्जतदार अच्छे खासे लोग होते थे। आपने एक और रोजगार देखा होगा, एक और रोजगार था साइबर कैफे। बड़े बड़े साइबर कैफे, खूब पैसा लगाया था, लाखों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े साइबर कैफे। लेकिन वो सब अचानक से इंटरनेट लोगों के हाथ में पहुंच गया। 2007-8 आते आते अचानक से साइबर कैफे खत्म हो गए। आज आपको कहीं भी साइबर कैफे नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे कैमरा भी पूरे तौर से हाथ में आ गया है। आपके फोन्स में आपके पास कैमरा होता है, बहुत अच्छा कैमरा होता है। आप अलग से कैमरामैन को बुलाते भी नहीं हर छोटी मोटी चीज के लिए, सिर्फ शादी में बुलाते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? वक्त बदला, कुछ चीजें कम ज्यादा हो गई। अब आप समझिए कि जब आजादी से पहले जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उनके साथ एक बड़ा चेंज आया हिंदुस्तान में। तब तक हिंदुस्तान क्या था? आपने सुना होगा, हिंदुस्तान दुनिया के सबसे प्रॉस्परस यानी कि सबसे धनी देशों मुल्कों में से एक था और यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत थी। भले ही आपने सुना हो कि ठीक है एक जंग हो रही है, दक्कन में एक जंग हो रही है, यहाँ वहां, लेकिन नॉर्थ इंडिया को अगर आप लार्जली देखेंगे तो लगभग 150-200 साल ऐसा गुजरा है जबकि वहां पे कुछ खास जंग नहीं हो रही है, जो दुनिया में किसी और इलाके में नहीं थी। तो बहुत स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इकोनॉमी भी बहुत बूम कर रही थी। ऐसे में यहाँ पर क्या क्या होता था? तो जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा कपड़ा बुना जाता था, बहुत अच्छा उम्दा कपड़ा। दुनिया भर के जो कपड़ा बुनने के कारीगर थे वो भी, और हजारों साल से हिंदुस्तान में भी कपड़ा बुनने की परंपरा रही है। अलग अलग तरीके का कपड़ा यहाँ पे बुना जाता था और उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे पैसा ज्यादा था तो बाहर के कपड़ा बुनने वाले भी यहाँ पर अट्रैक्ट होते थे। दर्जी का काम, क्योंकि पैसा ज्यादा था तो कपड़ा ज्यादा था तो कपड़ा बुना सिला भी यहीं पर जाएगा। उसके अलावा मजबूत आर्मीज थी जो कि लगातार जंग भी करती थी, जैसे औरंगजेब की आर्मी, जहांगीर की आर्मी, शाहजहां की आर्मी, आप देखेंगे ये हमेशा जंग भी कर रही हैं। उसके अलावा मराठे भी जंगजू कौम है, राजपूत जंगजू कौम है, ये सब जंगजू लोग हैं। तो जाहिर सी बात है हथियार बनेंगे।
हथियार बनाने वाले लोग होंगे, जो कि मोस्टली आप उन्हें लुहार कौम कह सकते हैं, जो तलवार वगैरह बना रहे थे। उसके अलावा एक और कौम होती थी जो कि बम, बारूद ये सब बना रही थी, जिसे आतिशबाज कहा जाता है। आप अगर चारों तरफ अपने देखेंगे तो ऐसी बहुत से प्रोफेशंस थे जो अर्बन प्रोफेशन यानी कि शहरी प्रोफेशन थे, जो डायरेक्टली राजा, महाराजा, बादशाह इन लोगों को केटर कर रहे थे, इन लोगों की नीड पूरी कर रहे थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली में कोई इंसान डायरेक्टली मिनिस्टर्स वगैरह का मार्केट लगाता है तो वो वेल ऑफ होगा। मतलब अगर आप दिल्ली आए हैं और आप समझें कि जिन इलाकों से अमीर लोग अपनी सब्जी खरीदते हैं वहां की सब्जी भी महंगी होती है, वो सब्जी वाला भी गाड़ी से आता है, तो वैसा ही उनके साथ था। लेकिन फिर अचानक से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अचानक से हर चीज पे कब्जा शुरू किया। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करी, सबसे पहली चीज उन्होंने ये करी कि हिंदुस्तान की जो जनता है उसे डिसआर्म किया, यानी कि उसे हथियारों से दूर किया। तो जो लोग अब तक जंग में थे, जैसे आप समझिए कि बहुत सी ऐसी कौम थी जो जंग ही करती थी, सबसे पहले उन्होंने किसी तरीके से उन्हें जंग से दूर किया। तो आप देखेंगे तो जिन्हें आप आज के टाइम में नागा साधु कहते हैं, वो लोग जंगजू कौम थी, वो आर्मी का पार्ट हुआ करते थे। ऐसे ही मदारी जो सूफी सिलसिले के थे, वो भी जंग का पार्ट होते थे, आर्मीज का पार्ट होते थे। ऐसे ही एक बहुत बड़ा सिलसिला था जो कि लुहार थे, वो तलवारें बना रहे थे और ऐसे हथियार बना रहे थे। अचानक से उन्हें हथियार, क्योंकि हथियार अब सप्लाई नहीं होंगे, अंग्रेजों ने रोक लगा दी है, तो अब उनका काम हथियार बनाना नहीं रह गया। अब तक तो वो आर्मी का हथियार बना रहे थे, अचानक से वो क्या बना रहे हैं, कढ़ाई, तवा, मतलब चिमटा, ठीक है, तो अब वो हथियार नहीं बना रहे हैं। उसके बाद आतिशबाज, आतिशबाज अब अंग्रेज ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हिंदुस्तान में तोप बने, मिसाइल्स बने। टीपू सुल्तान ने आखिरी कोशिश कर ली, बस उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो आतिशबाज का काम क्या रह गया कि नवाब साहब के यहाँ कोई बड़ी शादी है, कोई बड़ा जुलूस है, उसमें पटाखे छुटा लिए। अब आप समझिए एक इंसान कहां तो तोप बना रहा था, कहां अचानक से वो पटाखे छोड़ाने लगा। आप समझ रहे हैं, मतलब पटाखे में, पटाखे की लड़ी में और तोप के गोले में फर्क था। ऐसे ही बुनकरों के साथ हुआ। बुनकरों का तो अगर आप पास से देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि एक बड़ा तबका जो है वो बहुत कहीं ना कहीं पिछड़ गया, क्योंकि अब किसी के पास इतना पैसा नहीं रहा। दूसरा, अंग्रेज अपने यहां से बहुत ही सस्ता कपड़ा लेकर आए और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बने हुए कपड़े पर रोक लगानी शुरू कर दी, क्योंकि कपड़ा अब हिंदुस्तान में नहीं बन रहा था, कपड़ा बाहर से आ रहा था, तो ये कपड़ा महंगा नहीं था। तो बुनकर भी पिछड़ते चले गए, पिछड़ते चले गए। यही दर्जियों के साथ हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही सारी कौम धीरे 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 पिछड़ती चली गई। कुछ लोग थे जो नदियां बनाया करते, नहर बनाया करते थे या बिल्डिंगें बनाया करते थे, उनका काम भी धीरे धीरे उनके इंजीनियरों ने छीनना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कि ऐसे ज्यादातर कास्ट जो हैं, जो कम्युनिटीज थी, जो प्रोफेशनल कम्युनिटीज थी, उनका काम, एक तरफ तो वो बहुत पैसे वाले लोग थे, अचानक से उनका काम उनसे छिनने लगा। उनका काम जो छिना वो अंग्रेजों की वजह से छिना, और अंग्रेजों को यह भी डर था कि ये मजबूत नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये हथियार बना रहे हैं, ये मजबूत है, वो उनके कपड़े को चैलेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए तो उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की कि इन लोगों को बैकवर्ड ही रखा जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये कास्ट बैकवर्ड बनती गई या पसमानदा बनती गई। मुस्लिम्स में हम इन्हें पसमानदा कहने लगे, हिंदूज में हम ओबीसी कहने लगे या फिर एससी कहने लगे। ऐसी बहुत सी कास्ट आपको नजर आएंगी जो कि ये जंग कर रही हैं। तो आपको 1857 में भी अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी कास्ट हैं जो आज के टाइम में एससी या ओबीसी मानी जाती हैं, लेकिन जो जंग कर रही थी। तो उन सारी कास्ट को बैकवर्ड रखने की एक वजह यही थी कि अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं उनका बिजनेस या उनकी आर्मी को नुकसान ना पहुंचे।